बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया इज़ वन ऑफ द नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड। डिजीज़ की बात करें तो ये कराता है डिफ्थेरिया। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिफ्थेरिया कराएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, वी ऑल नो। क्लब शेप्ड होते हैं। क्लब शेप्ड से मुराद ये है कि एक एंड से थोड़ा ज़्यादा वाइड होते हैं। वी या एल शेप्ड में अरेंज होते हैं, ठीक है। रॉड्स की बीडिड अपीयरेंस होती है। बीडिड अपीयरेंस जो बीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स होते हैं पॉलीफॉस्फेट्स के। पॉलीफॉस्फेट इकट्ठे होकर ग्रेन्यूल्स के अपीयरेंस दे देते हैं और उस वजह से हमें इसकी बीडिड अपीयरेंस आती है। अब पॉलीफॉस्फेट का क्या मुराद है कि जो हमारे पास हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है ना, वो सारे के सारे इस पॉलीफॉस्फेट में अरेंज हुए हुए होते हैं, उसमें स्टोर हुए हुए होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो मेटाक्रोमेटिकली स्टेन करते हैं। इसके ये मुराद है कि जो हमारे बाकी का सेल होगा वो ब्लू होगा और जो हमारे पास ग्रेन्यूल होगा वो रेड कलर का होगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन जो होती है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है या फिर प्री एग्जिस्टिंग स्किन लेयन में भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्सोटॉक्सिन से ज़्यादा इन्वेसिवनेस ज़रूरी है कि पहले ऑर्गेनिज़म जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो थ्रॉट है, जो उसमें पहले इन्वेड करे। उसके बाद अगर एक्सोटॉक्सिन, अगर एक ऑर्गेनिज़म है जो इन्वेड नहीं कर पा रहा तो वो हमारे पास ए वायरुलेंट होगा, वो हमारे पास डिजीज़ काज नहीं करा सकता। अब इसके अगर टॉक्सिन की बात करें तो इसके टॉक्सिन का एक्शन ये होता है कि जो हमारे पास इलोंगेशन फैक्टर 2 एक प्रोटीन होता है, उसके करा देता है एडीपी राइबोसाइलेशन। जब उसके साथ इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ जब एडीपी आके बाइंड हो जाता है तो इलोंगेशन फैक्टर 2 एज अ रिजल्ट इनहिबिट हो जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अगेन इसकी भी अब दो होती हैं, हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, एक बी यूनिट या बाइंडिंग डोमेन होती है और एक एक्टिव डोमेन होती है। जो एक्टिव डोमेन होती है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अब बाइंडिंग डोमेन क्या करती है कि टॉक्सिन को बाइंड कराएगी, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके साथ टॉक्सिन को बाइंड कराएगी बाइंडिंग डोमेन। और जो एक्टिव डोमेन होती है ना, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अब ये क्या कराती है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से निकोटिनामाइड को अलग कर देती है, ठीक है। अब जो बाकी का एडीपी होता है ना, उस एडीपी को ट्रांसफर कर देती है इलोंगेशन फैक्टर 2 को, और इलोंगेशन फैक्टर 2 हो जाता है इनहिबिट। अब उसके बाद इन्होंने बात बताई है कि जो हमारे पास होस्ट का रिस्पॉन्स होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक तो हमारे पास लोकल इन्फ्लामेशन हो जाती है थ्रॉट में, ठीक है, फिर साथ ही एक्सुडेशन हो जाती है। अब जब एक्सुडेशन होती है तो वहाँ पे टफ और एडहेरेंट ग्रे कलर की सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है। इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सीडो मेम्ब्रेन डिफ्थेरिया की। डिफ्थेरिया में हमारे पास हमेशा थ्रॉट में सीडो मेम्ब्रेन बनती है। दूसरी होती है कि एंटीबॉडी जो होती है ना, वो न्यूट्रलाइज कर देती है एक्सोटॉक्सिन को। कैसे? जो हमारे पास बाइंडिंग डोमेन है ना, उसको इनहिबिट कर देती है, उसके साथ जाके एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। तब बाइंड जो हमारे पास बाइंडिंग डोमेन है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकेगी, तो इस वजह से जो हमारे पास वो जो हमारे पास टॉक्सिन है वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा और वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आगे उन्होंने शिक्स टेस्ट का बताया हुआ, ये आपको पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल, माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हम करेंगे आप लोग। अब इसमें क्या होता है कि हमने किसी बंदे का अगर इम्यून स्टेटस चेक करना है तो हम उसको शिक्स टेस्ट के थ्रू करते क्या है कि हमने 0.1 ml लेते हैं हम स्टैंडर्ड प्यूरीफाइड टॉक्सिन का, उसको इंजेक्ट कर देते हैं इंट्राडर्मली, स्किन के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट के पास कोई एंटीटॉक्सिन नहीं है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी 4 से 7 दिन के बाद। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि बंदे के अंदर एक्सोटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है और बंदा इस पेशेंट उसके अगेंस्ट इम्यून है। दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में ये बात याद रखना कि सबसे पहले प्रोमिनेंट साइन तो जो होता है ना, उसकी सीडो मेम्ब्रेन होती है, ग्रे एडहेरेंट मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें हम सीडो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। टॉन्सिल्स के ऊपर बनती है, थ्रॉट के ऊपर। ये आप इस डायग्राम में भी ये सीडो मेम्ब्रेन्स देख सकते हैं। उसके बाद इसकी बाकी नॉन स्पेसिफिक करेक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास, बुखार हो जाता है, गले में दर्द होता है, सर्वाइकल एडिनोपैथी हो जाती है। 3 प्रोमिनेंट कम्प्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ये अक्सर एससीक्यूज़ में पूछते हैं। तो इसकी प्रोमिनेंट कम्प्लिकेशन में क्या होता है, या तो मेम्ब्रेन चली जाती है, लैरिंक्सोट्रेकिया तो अगर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दूसरा मायोकार्डाइटिस हो जाता है, यानी कि हार्ट में मसले हो जाते हैं और उसकी वजह से एरिथमियाज एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाते हैं। थर्ड जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, नर्व वीकनेस या पैरालिसिस हो जाती है, स्पेशली क्रेनियल नर्व जो होती हैं उनकी वीकनेस या पैरालिसिस हो जाती है। अब अगर हमारे पास सॉफ्ट पैलेट या फेरेंक्स के मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, जो फ्लूइड हम ले रहे हैं वो रिगरगिटेट करके वापस नोज़ के थ्रू बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ के मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है।